Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. हमने स्टार्ट किया है अपना इनकम टैक्स की सीरीज़. इनकम टैक्स में हम लोग ऑलरेडी लेक्चर्स कर चुके हैं. अगर उन्हें अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं. प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकम टैक्स की. उसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा. हमारा एक चैनल है, एक ग्रुप है टेलीग्राम पर जिसमें हम लोग क्विज़ेस डालते हैं या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी उस पर आती रहती हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स. आज स्टार्ट करते हैं अपन हाउस प्रॉपर्टी का. ठीक है, अपने पास क्या है? हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी में ना हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा स्पेशल तरीके से, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से अपना क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. ठीक है, इसमें हमें एक्चुअली देखना पड़ेगा कि हम कंप्यूट कैसे करते हैं जीएवी को, जो हमारी ग्रोथ एनुअल वैल्यू है उसके रिगार्डिंग हमने देखना पड़ेगा. कुछ रूल्स हैं इसके और चार तरह के इसमें ना अलग अलग पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हम लोग घर को क्या डीम टू बी लेट आउट माने, पार्शली लेट आउट माने, क्या माने, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें सारा का सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं. अब है क्या, देखिए शुरुआत में मान लीजिए आपके पास ना 4 घर हैं. लेट्स अज्यूम आपके पास कितने हैं? 4 घर हैं. आपके पास 4 घर हैं. एक मान लीजिए आपका घर है गुड़गांव में, एक घर है आपका दिल्ली में, एक घर है आपका मुंबई में और एक घर है मान लीजिए आपका किसी जयपुर में. ठीक है, अब ये 4 जगह पे अलग अलग घर हैं. अब अकॉर्डिंग टू हाउस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट रूल था, पहले रूल था कब 2019 तक ये रूल था कि अगर किसी पर्सन के पास एक से ज्यादा घर है, रूल ये था कि अगर किसी पर्सन के पास एक से ज्यादा घर है तो हम सिर्फ और सिर्फ उस एक घर को, आपकी मर्जी है, आप चाहे इधर वाले घर को, यहां वाले या यहां वाले घर को आप क्या मान सकते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं. सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं. मतलब क्या है, आप उस घर में खुद रहते हैं लेकिन उसके अलावा जो बाकी 3 घर हैं या बाकी जितने भी घर हैं उनको आपको मानना पड़ेगा कि वो क्या है? डीम्ड टू बी लेट आउट है. मान लेंगे कि क्या है वो? डीम्ड टू बी लेट आउट, कि वो कहीं ना कहीं आपने किसी को किराए पे दिया हुआ है, वहां से आपको कोई ना कोई किराया आ रहा है, कोई ना कोई रेंट आ रहा है. ठीक है, तो आपको मानना पड़ेगा. लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक घर दे सकते हैं. लेकिन फिर उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुई और अमेंडमेंट होने के बाद यहां से चेंजेस हुए और चेंजेस होने के बाद ये बात बोली गई कि अगर किसी पर्सन के पास एक से ज्यादा घर हैं, मोर देन वन होम है, वो मोर देन वन हाउस है, तो आप मैक्सिमम जो है, आप जो मैक्सिमम है वो 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं. कितनों को? 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं. उसके अलावा 2 से एक्स्ट्रा जितने भी होंगे, 2 से एक्स्ट्रा जितने भी होंगे उन सबको डीम्ड टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा. क्लियर है? पहली कंडीशन, पहले क्या हुआ करता था, पहले यह बोला गया कि अगर किसी पर्सन के पास एक से ज्यादा घर हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा, बाकी घरों को डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा. मगर बाद में अमेंडमेंट हुई और अमेंडमेंट होने के बाद ये बात बोली गई कि आप 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं. उसके अलावा 2 घर के अलावा जितने भी घर होंगे उन सभी को आपको डीम्ड टू बी लेट आउट बोला जाएगा. हम ये मान लेंगे कि आपने उन घरों को कहीं पे किराए पे दिया हुआ है, वहां से आपको कोई ना कोई रेंट रिसीव हो रहा है. ठीक है जी, ये है एक बेसिक सी चीज. क्या इतनी चीज क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं. कहता एक ना अलग अलग तरह के ना कुछ रेंट्स होते हैं, कुछ जो इनकी वैल्यूज है ना, उन वैल्यूज को कंसीडर करने के लिए 4 तरह की मतलब वैल्यूज है हाउस प्रॉपर्टी को देखने के लिए. तो 4 वैल्यूज कौन कौन सी हैं हम देखेंगे कि वैल्यू अगर कंसीडर करते हैं, वैल्यू कंसीडर इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये ध्यान से देखिएगा और ये बड़े ध्यान से समझिएगा. यहां से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है यहां से. और जो इसके नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट चीज हमने करने वाले हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. यहां से अपने क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है जी, आइएगा. पहला जो पॉइंट आता है, पहली जो वैल्यू है वो वैल्यू है अपनी म्युनिसिपल वैल्यू. म्युनिसिपल वैल्यू. अभी म्युनिसिपल वैल्यू होती कौन सी है? म्युनिसिपल ना वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर हाउस टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स पे करना होता है.
कौन सी वैल्यू है? जिसके ऊपर हाउस टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स पे करना होता है, और ये जो है ना वो म्युनिसिपल अथॉरिटी बताती है। म्युनिसिपल अथॉरिटी है एक, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है एक, घर की वैल्यू डिसाइड करके देगी। मान लीजिए आपका घर है किसी प्लेस पर, इस घर की ना जो वैल्यू है वो वैल्यू डिसाइड करके कौन देगी? म्युनिसिपल अथॉरिटी डिसाइड करके देगी। म्युनिसिपल अथॉरिटी, म्युनिसिपल अथॉरिटी इस घर की वैल्यू डिसाइड करके देगी, और उस वैल्यू को जो भी वो वैल्यू डिसाइड करके देगी उसके रिगार्डिंग आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं हाउस टैक्स या फिर म्युनिसिपल टैक्स। क्या कहते हैं? हाउस टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, ये है हमारे पास पहली वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं हम इसे। दूसरी वैल्यू हमारे पास फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू। अब ये फेयर रेंटल वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? मान लीजिए आपका एक घर, एक ही गली में ना दो घर हैं, एक गली में घर हैं सिमिलर घर की, आपके मान लीजिए ये घर है, इसी घर के साथ एक और कोई सिमिलर घर है, सेम जो है वो साइज का घर है, सेम ही मतलब मान लीजिए ये 100 गज पे बना हुआ है तो ये भी 100 गज पे बना हुआ है, तो जितनी वैल्यू इस घर की होगी उतनी ही वैल्यू इस घर की मान ली जाएगी। मान ली जाएगी कि भाई ये जो पड़ोसी का घर है जितना उसके घर से रेंट आता है, मान लीजिए आपने कोई भी किराए पे नहीं दिया हुआ घर, लेकिन ये जो सामने पड़ोसियों का घर है इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, और इनके पास जो रेंट रिसीव होता है वो पर मंथ 4000 रुपीज रेंट रिसीव होता है। तो ये मान लेंगे कि आपके घर की वैल्यू भी कितनी है? 4000 रुपीज है, कि आप भी अपने घर से जो है 4000 रुपए पर मंथ क्या करते हैं? कमाते हैं। तो आपकी घर की वैल्यू 4000 रुपए पर मंथ हो जाएगी। व्हाट इज योर होम वैल्यू? 4000 रुपीज पर मंथ। ठीक है जी, तो आपके घर की वैल्यू कितनी है? 4000 रुपीज पर मंथ हो जाएगी। इस तरह की वैल्यू जो सिमिलर नेचर का कोई घर है, सिमिलर नेचर का कोई घर है, उससे कोई रेंट रिसीव होता है या उससे कोई इनकम रिसीव होती है, तो उतना ही आपका भी मान लिया जाएगा कि आपके घर से भी उतना ही हो रहा है। इस तरह की वैल्यू कहते हैं फेयर रेंटल वैल्यू। क्लियर जी? फिर इसके बाद बात करते हैं आगे थर्ड की। थर्ड है स्टैंडर्ड रेंट। कौन सा? स्टैंडर्ड रेंट। अब ये स्टैंडर्ड रेंट कौन सा होता है? स्टैंडर्ड रेंट ना एक हमारे पास एक्ट है जिसे हम कहते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट। अब ये रेंट कंट्रोल एक्ट ना एरिया वाइज होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा एरिया जहां पे सीवरेज का सिस्टम बहुत कम है, कोई ऐसा एरिया जहां पे बहुत मतलब रश एरिया, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है, कोई ऐसा है जहां पोश एरिया है, बहुत अमीर लोग रहते हैं। तो डिफरेंट तरीके से एरिया वाइज रेंट कंट्रोल एक्ट काम करता है। वो आपका घर किस एरिया में है वो रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग दायरे में अगर आता है तो उसके लिए एडिशनल वैल्यूज आती हैं, उसके लिए जो है वो देखने को मिलेगी आपको। वो जो एडिशनल वैल्यू है, वो जो एडिशनल रेंट आपसे मतलब दिखाया जा रहा है, जो रेंट कंट्रोल एक्ट आपको बताएगा, उस वैल्यू कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रेंट। रेंट कंट्रोल एक्ट कैसा होगा? ये होगा आपका एरिया वाइज। पहली बात कैसा होगा? एरिया वाइज होगा। साथ ही साथ ये बताएगा कि अगर आपका घर इस रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर आता है, इस रेंट कंट्रोल एक्ट के दायरे में आता है, तो आपको एक अलग से एक एडिशनल, एक +1 मतलब एक एडिशनल रेंट भी देखने को मिलेगा, और इस रेंट को कहेंगे हम लोग क्या? स्टैंडर्ड रेंट। लास्ट है और फोर्थ वन एक्चुअल रेंट। अब देखो नाम पे इसके जाओ, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल मतलब जो एक्चुअली आपको रिसीव हो रहे हैं। मान लीजिए आपने अपना घर किसी को रेंट पे दिया, रेंट आपको वहां से रिसीव हुआ। रेंट क्या हुआ? रेंट रिसीव हुआ मान लीजिए 10,000 रुपीज पर मंथ। तो आपके घर की वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल रेंट रिसीव कितना हुआ है आपको? 10,000 रुपीज हुआ है। और इन चारों के बेसिस पे, चाहे वो फर्स्ट है, चाहे वो सेकंड है, चाहे वो थर्ड है, चाहे वो फोर्थ है, हम इन चारों के बेसिस पे एक चीज कैलकुलेट करेंगे जिसे कहेंगे GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्लियर है जी? आइए अब हमें देखना है कि कैसे हम लोग GAV, देखो हमने GAV के लिए 4 वैल्यूज देख ली हैं। कौन कौन सी देखी? म्युनिसिपल वैल्यू वो वैल्यू जो म्युनिसिपल अथॉरिटी हमारे घर के रिगार्डिंग एक वैल्यू डिसाइड करके देगी, वो है हमारी म्युनिसिपल वैल्यू।
फिर बात करते हैं फेयर रेंटल वैल्यू की। फेयर रेंटल वैल्यू वो वाली वैल्यू होगी जो सिमिलर नेचर का घर कुछ कमा रहा है, कुछ रेंट रिसीव कर रहा है, तो हमारा घर का भी एक वैल्यू वो डिसाइड हो जाएगा कि अगर वो घर उतने में बिक रहा है या उतने में उसका रेंट रिसीव हो रहा है तो हमारे घर की वैल्यू भी क्या है, सेम है, फेयर रेंटल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट क्या है, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के दायरे में आएगा उसकी एक एडिशनल वैल्यू देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट। और लास्ट वन इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जो एक्चुअल रेंट आपके जो आपने जिस बंदे को दिया है, जिस बंदे को घर किराए पे दिया है, उससे आपको एक्चुअल कितना रेंट रिसीव हो रहा है उसे कहेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव। ठीक है जी। अब हमने जो देखनी है वो देखने हैं कि हम लोग इन चारों के बेस पे कंप्यूट करेंगे, तो कैसे क्या कंप्यूट करेंगे, हाउ और कंप्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो हाउ टू कंप्यूट जीएबी। हमने क्या कंप्यूट करना है, जीएबी कंप्यूट करना है, ग्रोस एनुअल वैल्यू कहते हैं इसे, ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी, ये हमें कंप्यूट करनी होगी। अब इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ना दो चीजें हैं, एक तो कौन सी है, म्युनिसिपल वैल्यू है, और कौन सी है, फेयर रेंटल वैल्यू है। दो चीजें हैं, एक है म्युनिसिपल वैल्यू, एक है फेयर रेंटल वैल्यू। मान लीजिए आपकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, आपकी म्युनिसिपल वैल्यू है 10,000 की, कितने की, 10,000 की। आपकी म्युनिसिपल वैल्यू है 10,000 की और आपकी फेयर वैल्यू है 12,000 की। तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बात बोल ली जाती है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा क्या है। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। अच्छा जी, अब इन दोनों में से हायर क्या है, 12,000 है। ठीक है जी, तो 12,000 बोलते हैं, यहां पे हम लिख देंगे 12,000 क्या है, हायर है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो हायर होगा वो हम लोग अमाउंट रख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम लोग इस जो भी फेयर रेंटल वैल्यू हायर है, तो फेयर रेंटल वैल्यू को हम लोग कंप्यूट करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। और स्टैंडर्ड रेंट कौन सा रेंट होता है, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर आता है उसके साथ। तो हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, 12,000 को हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। और यहां पे देखते हैं विच एवर इज लोअर, यहां पे जो कम होगा। मान लीजिए आपका जो स्टैंडर्ड रेंट था वो कितना था, 9,000 रुपीज। तो स्टैंडर्ड रेंट में से और फेयर रेंटल वैल्यू में से हायर क्या आया, 12,000 आया। तो हम लोग किसको चूज कर लेंगे, यहां से उठा के, सॉरी लोअर कौन सा आया, लोअर देखना है, तो लोअर कौन सा आया अपने पास, 9,000 आया। ठीक है जी, तो हम किसको चूज कर लेंगे, 9,000 को। ओके जी। अब इसके बाद बारी आती है एक्चुअल रेंट की। मान लीजिए कुछ एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट भी रिसीव हुआ है आपको, एक्चुअल रेंट। और जो एक्चुअल रेंट आपके पास आया है वो एक्चुअल रेंट आपको मिला है मान लीजिए 15,000 का, कितने का, 15,000 का। तो अब इसमें से देखेंगे कि 9,000 और 15,000 इन दोनों में से विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से देखेंगे, अब इन दोनों में से हायर कौन सा आया, 15,000 आया। तो 15,000 इज आवर GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू, के आपके घर की जो कीमत है, आपके घर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15,000 रुपीज है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू में से विच एवर इज हायर, देन उसके बाद जो हायर आएगा उसको कंप्यूट करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। फिर जो लोअर वैल्यू आएगी उसको कंप्यूट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से एंड विच एवर इज हायर। जो भी उन दोनों में से हायर होगा वो आपकी क्या बन जाएगी, GAV बन जाएगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू बन जाएगी। आई थिंक ये बहुत ईजी था, बस कंफ्यूज मत होना, यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से आपसे असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है जी। हाँ ये जी, मैं आपको पीपीटी दिखा दूं, यहां पे देखिए कहता कुछ सेक्शंस हमारे पास। चार्जेबिलिटी का सेक्शन कौन सा है, 22। क्या हमने देखा था हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शंस थे, हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शंस थे 15-17 किसका था, सैलरी का, 22-27 ध्यान है, 22-27 हाउस प्रॉपर्टी का, ध्यान है, हाउस प्रॉपर्टी का 22 से लेकर 27 तक का हाउस प्रॉपर्टी का है। ठीक है जी। क्या क्या होगा, चार्जेबिलिटी, चार्ज जो चार्ज लिया जाएगा उस सेक्शन पे, उस प्रॉपर्टी पे, वो
कौन सा सेक्शन बताएगा? सेक्शन 22। वैल्यू जो एनुअल वैल्यू जो डिटरमाइन करी जाएगी, जो हमने जीएवी भी कैलकुलेट करी, वो किस पे? सेक्शन 23 बताएगा। डिडक्शन है कुछ, दो तरह की डिडक्शन है, सेक्शन 24A एंड सेक्शन 24B। ये दोनों डिडक्शन कौन बताएगा? सेक्शन 24 बताएगा। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो डिडक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शंस कौन बताता है? सेक्शन 24 बताता है। अमाउंट नॉन डिडक्टेबल जो नहीं होगी वो सेक्शन 25 बताएगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 25 बताएगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ को ओन्ड प्रॉपर्टी 26 एंड डीम्ड ओनरशिप 27। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? चार्जेबिलिटी है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू है, डिडक्शन तो है ही है, फिर साथ ही साथ टैक्सेबिलिटी है। ये तीन तो आप करके ही जाइएगा, और साथ ही साथ इसका ये जरूर करके जाइएगा, ये तो ऐसे याद रहना चाहिए आपको, फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था कि हाउस प्रॉपर्टी के सारे सेक्शंस हैं कौन कौन से, तो 22 से लेके 27 तक के सेक्शंस हैं। क्लियर है? आइएगा आगे बढ़ते। कहता बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 22 है, ये पढ़ लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा ये। डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, ये हमने अभी ऑलरेडी कर लिया है। हमने क्या क्या किया कि हमने पहले म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर किया, विच एवर इज हाइयर, देन उसके बाद हमने स्टैंडर्ड रेंट के साथ किया, विच एवर इज लोअर, एंड उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया? एक्चुअल रेंट के साथ किया, विच एवर इज हाइयर। तो जो अपने पास अमाउंट निकल कर आई वो क्या है आपके पास? GAV। ठीक है, अब ये लेट आउट प्रॉपर्टी वगैरह अभी मैं करवाऊंगा, इसका ज़्यादा मत ध्यान देना, बस ये रिडक्शंस वगैरह अभी सब अभी करेंगे। थोड़ा सा मैं लिख के बताना चाहता हूँ, बाकी इनके अगर आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। हाँ जी, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लेट आउट की। अगर आपने अपना घर किराए पे दिया है तो क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? लेट आउट की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले भी यहीं से चांसेस। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीजें, इसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ है इसी एक में। बाकी इसके अलावा जो बाकी 3 हैं, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, चाहे वो पार्शली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, चाहे वो डीम्ड टू बी लेट आउट है, हम सभी में इसी के बेस पे लेके चलेंगे। तो ये समझना अपने को जरूरी है। हाँ जी, इसमें करेंगे क्या क्या देखिएगा। पहले अभी हमने देखा कि हमारा जीएवी कैसे कैलकुलेट होता है। जीएवी हमने देख लिया कि हमने उन चारों वैल्यूज के बेस पे पहले विचएवर इज हाइयर, फिर लोअर, फिर हाइयर, जो आएगा वो क्या है आपका जीएवी। तो क्या आप सबसे पहले जीएवी कैलकुलेट कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से हमें माइनस करना होता है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू, हमें म्युनिसिपल वैल्यू को माइनस करना होगा। ठीक है जी। अच्छा, म्युनिसिपल वैल्यू माइनस करने के ना कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, ये भी सेक्शन 23 बताएगा। सेक्शन कौन सा बताएगा? सेक्शन नंबर 23। ठीक है। अच्छा, कंडीशंस क्या क्या है? जो म्युनिसिपल टैक्स होगा ना, उसकी डिडक्शन पेड बेसिस पे होगी, मतलब किराएदार ने किया है ओनर के बिहाफ पे। ध्यान सुनेगा, अगर कोई किराएदार है उसने ओनर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी। पहली कंडीशन क्या है? टीनेंट कहते हैं इसे, टीनेंट, किराएदार को। टीनेंट ने अगर ओनर के बिहाफ पे, टीनेंट ने अगर ओनर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी है, पेमेंट कर दी, तो म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन अपने को, तो म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिडक्शन कब मिलेगी आपको? डिडक्शन मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, टीनेंट ने अगर ओनर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी है तो डिडक्शन कब मिलेगी आपको? क्या डिडक्शन मिल जाएगी यहाँ पर। अगर पेमेंट कर दी है लेकिन पेमेंट ओनर ने करी है, ध्यान सुनेगा, पहली कंडीशन ये है कि अगर टीनेंट ने, बोल तो किराएदार ने अगर ओनर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी है तो आपको सेक्शन 23 के अंडर जो म्युनिसिपल वैल्यू आ रही है उसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन क्लेम हो जाएगा। दूसरा क्या है? जो पेमेंट है, जो घर का किराया है, वो पेमेंट ओनर ने खुद ने कर दी है, ओनर ने कर दी। ठीक है जी। तो क्या होगा? तो भी यही होगा कि पेमेंट के रिगार्डिंग आपको डिडक्शन क्लेम हो जाएगी। और तीसरी चीज क्या है? अगर टीनेंट ने करी है तो आपको कभी भी डिडक्शन क्लेम नहीं होगा। अगर टीनेंट ने करी है, टीनेंट ने पेमेंट कर दी है, लेकिन
बिहाफ पे नहीं करी। पहला तो ये था कि बिहाफ पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे बिहाफ पे नहीं करी, ओनर के बिहाफ पे नहीं करी, डायरेक्ट कर दिया है। तो आपको यहाँ पे इस वाले केस में, जो थर्ड केस है, इस केस में आपको कभी भी डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे। वो तो इनकम टैक्स के अंडर आपको सीधी सीधी चीज ये है कि आपको अगर डिडक्शन क्लेम करवानी है तो टेनेंट की पेमेंट ओनर के बिहाफ पे होनी चाहिए, मतलब ओनर के बिहाफ पे हो। तो कुल मिला के हम अगर बात देखें तो ये होगी कि आपकी जो पेमेंट होती है म्युनिसिपल टैक्स की या म्युनिसिपल वैल्यू की, वो ओनर को खुद को करनी होगी या ओनर के बिहाफ पे टेनेंट को करनी होगी। तो आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। आई होप इतना क्लियर हो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, जीएवी में से ग्रोस एनुअल वैल्यू में से माइनस कर दिया आपने म्युनिसिपल वैल्यू माइनस कर दी, तो अपने पास एक अमाउंट निकल गया जिसे हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। क्या कहेंगे? एनएवी। वो उसे कहते हैं जीएवी, इसे कहेंगे एनएवी। मान लीजिए एनएवी आपके पास आया 1 लाख रुपए का, मान लीजिए, ठीक है। तो हम ये अभी आगे करेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद कहानी शुरू होती है और कहानी बड़ी जबरदस्त है। यहां से सिस्टम शुरू होगा, यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी अपने पास एनएवी निकल जाएगा तो अपने पास अब माइनस करना होगा डिडक्शंस को। क्या करना होगा? डिडक्शन को माइनस। अब अपने पास डिडक्शन है सेक्शन 24, डिडक्शन है सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24। अब इस अंडर सेक्शन 24 के अंदर दो चीजें हैं। एक तो है 24A, सेक्शन अंडर सेक्शन 24A, दूसरा है अंडर सेक्शन 24B। ध्यान सुनिएगा, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, सेक्शन 24A बताता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के रिगार्डिंग एक आपको परसेंटेज दी गई है, वो परसेंटेज है 30%। कितनी है? 30% ऑफ NAV। अगर आपके पास 1 लाख का NAV था तो 30% आप इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको क्लेम हो जाएगा। ये तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन अंडर सेक्शन 24A। ये पूछा जाता है, बार बार बोल रहा हूं, डिडक्शंस पूछी जाती हैं। 24A के अंडर आपको डिडक्शंस क्लेम करनी मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब बारी आती है अंडर सेक्शन 24B की। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने कोई लोन लिए है उसके रिगार्डिंग, तो चाहे वो पेड हो या पेबल हो, पेड और पेबल हो अंडर सेक्शन 24B की, इस पे आपको कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी खेल खेलते हैं, तो उनका खेल अभी हम देखेंगे क्या खेला जाएगा। तो हमारे पास दो डिडक्शन है। पहले तो कौन सी है? 24A के स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरी कौन सी है? 24B की इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन है उसको क्लेम करते कैसे हैं, देखिएगा। पहले ये जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक्चुअल में कैसे होगा, क्या हमें इसमें दो तरह की चीजें होंगी, एक तो होगा प्री कंस्ट्रक्शन, एक होगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए आपने यहां घर बनाना शुरू किया, घर बनाते बनाते इतना टाइम लग गया यहां तक, 1/4/2016 से आपने घर बनाना शुरू किया, ठीक है। 1/4/2016, उसके बाद 31/3/2017, फिर उसके बाद 31/3/18, फिर उसके बाद 31/3/19, और उसके बाद 31/3/20। मान लीजिए इस जगह पे आपके आके आपका घर जो है वो कंप्लीट हो गया, या यहां लेते हैं इस जगह पे जो है वो घर आपका आके कंप्लीट हो गया, इस जगह पे आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। याद रखिएगा, जिस दिन आपका घर बनके कंप्लीट हुआ है, जिस दिन आपका घर बनके कंप्लीट हुआ है, उसके जस्ट पहले की 31/3, जिस दिन मैं लिख दूं, जिस दिन घर बनके या जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, कंप्लीट है, उससे जस्ट पहले की 31, उससे जस्ट पहले की 31, पहले की 31/3। अच्छा, यहां पे कंप्लीट हुआ,
यहाँ पे कंप्लीट हुआ, या ये कह लो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो इसके जस्ट पहले की 31 दिन कौन सी? मान लो यहाँ पे हुआ आपके पास कंप्लीट 28 फेब को कंप्लीट हुआ, 28 फेब 2019 को मान लीजिए। तो इससे पहले बोल तो 2016 से लेके कॉन्टिन्यूटी में 31 3 2018 तक, दोबारा सुनेगा, अगर आपका जो घर है वो हुआ है कंप्लीट 28/2/2019 तक, 28/2/2019 तक, तो इससे पहले की जो 31 दिन है वो कौन सी है? 31 दिन है वो कौन सी है? 31 दिन 2018। तो आपके पास कॉन्टिन्यूटी में 2016 से लेके 1/4/2016 से लेके 31 दिन 2018 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसके बाद का जितना भी पीरियड होगा, इसके बाद का जितना भी पीरियड है, कौन सा पीरियड? ये वाला 31 3 2018 से लेकर जब तक आपकी कंप्लीट हुई थी, कंप्लीट कब हुआ? यहां तक का हुआ, कंप्लीट हुआ यहां तक 31 3 2018 से लेकर 28/2/2019 तक का ये वाला जो पीरियड है, इसे माना जाता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। नॉर्मल चीज है, जिस दिन आपका घर कंप्लीट होगा उससे जस्ट पहले के 31 दिन तक आपको माना जाएगा जब से आपने शुरुआत किया और 31 दिन तक प्री कंस्ट्रक्शन। उसके बाद वाला पीरियड जब तक कंप्लीट हुआ, उसके बाद वाला पीरियड क्या होगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपको 20%, ध्यान सुनिएगा दोबारा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपको 20% डिडक्शन मिलती है आपके इंटरेस्ट पर। ये जो इंटरेस्ट लिया है, आपने कोई लोन लिया, मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया, तो 10 लाख के लोन पे आपको 20% की डिडक्शन मिलेगी और प्री कंस्ट्रक्शन में, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन में आपको 100% की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है जी, हाँ जी, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम तो बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम वही 2016 वाला लेके चलते हैं। आप मान लीजिए आपने क्या किया, 1/4/2016 को घर बनाना शुरू किया और आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। कितने का? 10 लाख रुपए का लोन ले लिया एट द रेट 12%। एट द रेट 12%, 12% के इंटरेस्ट रेट पे आपने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया है। ठीक है, आपका 2016 से बनना शुरू हुआ, 2017 हुआ, 2018 हुआ, 2019 हुआ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इतना सारा का सारा पीरियड क्या है? प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड है। कौन सा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। अब ये प्री कंस्ट्रक्शन है, तो इसके बाद वाला कौन सा होगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा। कौन सा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है जी, अभी ध्यान से देखिएगा, आपने लोन कितने का लिया? आपने लोन लिया जी 10 लाख रुपए का। कितने का? 10 लाख रुपए का। ठीक है, कितने परसेंट के इंटरेस्ट पे लिया? 12% के। अच्छा जी, उसके अलावा 3 साल में बनकर कंप्लीट हुआ, 1 साल, 2 साल और 3 साल, 2016, 2017 और 2018। ठीक है, अप टू 19 तक का ये 3 साल हुआ कंप्लीट। अब 3 साल के अकॉर्डिंग आपके पास मंथ कितने हुए? 1 साल में 12 मंथ, तो 3 साल में 36, तो 36 मंथ हुए। 36 मंथ 12 से डिवाइड, हाँ जी 12 से। ठीक है जी, 12 से 12 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, टोटल अपने पास अमाउंट आया 3,60,000 का। क्या आया? 3,60,000 का। ये 3,60,000 वो अमाउंट है जो आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट पे करना है। ये कौन सा अमाउंट है? इंटरेस्ट का अमाउंट है जो आपने लोन लिया था, उसका 12% के अकॉर्डिंग आपका 3,60,000 आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है जी, 3 साल के लिए आपने इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन यहां पे ये बात बोली गई है आपको ना 5 साल तक का पीरियड होता है, 1/5 करना होता है। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास इंटरेस्ट के अमाउंट आ चुके हैं, अब आप क्या करेंगे? 3,60,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे। कितने से? 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास अमाउंट आई 72,000 रुपए। कितने की? 72,000। ये 72,000 वो अमाउंट है जो आपको अगले 5 ईयर्स तक पे करना है। 3 लाख है तो 3,60,000 ही, लेकिन आपने इसको 1/5 कर दिया कि आपको हर साल पर ईयर कितना पे करना है? 72,000 रुपीज पे करने हैं आपको। इकट्ठे 3,60,000 पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
और मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए 1/5 को 20% कहते हैं। तो क्या हमने यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे हमने लिखा है 20% का इंटरेस्ट के हिसाब से 20% का आपकी डिडक्शन मिल जाएगी, हमने लिखा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कितना पे करना होगा, हर साल आपको कितना पे करना होगा, 72,000 रुपए पे करना है, इंस्टेड ऑफ 3,60,000 इकट्ठे पे करने के। आपको इंटरेस्ट की अमाउंट, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, इंटरेस्ट की अमाउंट 72,000 एवरी ईयर पे करनी है। क्लियर है जी इतनी चीज? हाँ जी, अब बात करते हैं आगे, आइए। 3,60,000 के अकॉर्डिंग हमने 5 साल का देख लिया, 3,60,000 के अकॉर्डिंग हमने 5 साल का देख लिया। 72,000 की पेमेंट आपको रेगुलर हर साल करनी है 5 सालों तक। क्लियर है जी? नॉन पेमेंट ऑफ लोन अब अपने पास आएगी, नॉन रिपेमेंट मतलब अब आपने 2019 बोल तो 2019 से लेकर 2020 के पीरियड में अभी तक आपने कोई भी पेमेंट नहीं करी है, कोई भी पेमेंट नहीं करी है। तो अब आइए देखते हैं पोस्ट की, पोस्ट कंस्ट्रक्शन की। हाँ जी, लोन कितना था आपका जी? 10 लाख था सर। 10 लाख का लोन लिया था हमने, कितने परसेंट के इंटरेस्ट पे जी? 12% के इंटरेस्ट पे हमने लोन लिया था। हमने कहा जी ठीक है, अच्छी बात है। क्या अब आपको पिछले साल का देखने की नीड है कि आपका घर कितने साल में कंप्लीट हुआ? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आप पोस्ट कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, प्री कंस्ट्रक्शन नहीं देख रहे। कौन सा देख रहे हैं? पोस्ट कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो अब अपने पास जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी? 1,20,000 रुपए आ जाएगी। और हमने ये बात भी देखी है कि प्री कंस्ट्रक्शन में अपने को 20% की डिडक्शन मिलती है, लेकिन पोस्ट कंस्ट्रक्शन में अपने को 100% की डिडक्शन मिलती है। मतलब कि 1,20,000 रुपए खत्म, सारा खत्म, हमें डिडक्शन मिल जाएगी, इस 100% की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अब ध्यान सुनेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल होगा कैसे कैसे? 72,000, वो 72,000 तो याद है ना, प्री कंस्ट्रक्शन वाला, जहां पे हमें 20% की मिली थी 3,60,000 आने पे 72,000। ये वाला 3,60,000 का इंटरेस्ट आया, हमने हर साल हर 5 साल में हमने 72,000 का पे किया है। अब हमें हर साल साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा? 1,20,000 की ये मिलेगी, 1,20,000 की। सेम चलेगा, 1,20,000 बोले तो टोटल हमें हर साल 1,92,000 की डिडक्शन, हर साल सिमिलर अमाउंट से हमें क्या मिलेगी? डिडक्शन क्लेम करने को मिल जाएगा। हमें डिडक्शन मिल जाएगी किसके रिगार्डिंग? अंडर सेक्शन 24B के रिगार्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे, जो हमने लोन लिए है उसके इंटरेस्ट पे हमें डिडक्शन मिल गई। प्री कंस्ट्रक्शन में 20% एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन में 100% डिडक्शन हमने क्लेम कर ली। ठीक है जी? हाँ जी, आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। पहला लेट आउट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा है सेल्फ ऑक्यूपाइड। कौन सा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखो बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बुक्स पढ़ने बैठोगे या समझने वैसे बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको शायद इतना समझ में ना आए। इजी तरीके से मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ना आए तो प्लीज पूछ लेना। चलिए, अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमने ये देखा कि एक ही घर को हम लोग क्या मानेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। उसके अलावा जितने भी घर होंगे वो क्या होंगे? डीम्ड टू बी लेट आउट होंगे। ठीक है जी? हाँ जी, देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अब हमें देखना है, हमने क्या देखा कि एक घर को ही हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, लेकिन बाद में हमने देखा 2 घरों को भी मान सकते हैं। सिमिलर चीज चलेगी, जैसे हमने लेट आउट में किया वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? चारों वैल्यूज के बेस पे GAV निकालेंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपका GAV ऑलवेज निल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर खुद ही रह रहे हैं तो रेंट कहां से आएगा? बात ही खत्म ना। अगर खुद ही रह रहे हो आप अपने घर में तो आप किसी से रेंट कैसे लेंगे? और रेंट क्या होता है? रेंट वो 4 तरह की वैल्यू थी, म्युनिसिपल वैल्यू थी, उसके अलावा क्या नाम है, स्टैंडर्ड रेंट था आपका, एक्चुअल रेंट था। ये जो चारों वैल्यू थी, ये चारों वैल्यू आएंगे कहां से? आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि खुद ही रह रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी GAV कैलकुलेट करेंगे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में, तब हमेशा आपका GAV क्या होगा? निल होगा। क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा
हाँ जी, मैंने क्या बताया कि आपका जीएवी कैसा होगा, ऑलवेज नील होगा, ठीक है। अच्छा, जीएवी अगर ऑलवेज नील होगा तो प्रॉपर्टी टैक्स जो आपका म्युनिसिपल टैक्स है, क्या म्युनिसिपल टैक्स या म्युनिसिपल वैल्यू कोई लगेगी उस पर? नहीं सर, क्यों? क्योंकि हमने खुद ने ही ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और जब ऑक्यूपाइड खुद ने ही किया है तो आपका म्युनिसिपल टैक्स भी और म्युनिसिपल वैल्यू भी क्या आएगा, ऑलवेज नील आएगा। और अगर ये दोनों की दोनों चीजें नील हैं, अगर ये दोनों की दोनों चीजें नील हैं, जीएवी नील है, तो आपके पास जो एनएवी आएगा, तो एनएवी भी तो आपका नील ही आएगा ऑलवेज। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो जीएवी है, जो म्युनिसिपल टैक्स है, वो हमेशा कैसा है, नील आएगा। हमेशा ये बात याद रखना। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप खुद अपने घर में रहते हैं तो आप खुद से तो कोई रेंट ले नहीं सकेंगे, तो जीएवी कैसा, नील आएगा, म्युनिसिपल टैक्स कैसा, नील होगा, और जो नेट एनुअल वैल्यू है वो भी क्या आएगी, नील आएगी। अच्छा, जब नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है तो अपने पास क्या होगा, डिडक्शन होगी। डिडक्शंस कौन कौन सी? डिडक्शंस अभी हमने देखी, डिडक्शंस दो तरीके की, कौन कौन सी? एक तो अंडर सेक्शन 24A की, एंड दूसरा कौन सा, अंडर सेक्शन 24B की। कौन कौन सी? अंडर सेक्शन 24A की एंड अंडर सेक्शन 24B की। दो तरह की हमारे पास क्या आएंगी, डिडक्शंस क्लेम होंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें तो होगा क्या कुछ, अंडर सेक्शन 24A को क्या बताता है हमारे पास, स्टैंडर्ड टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन बताता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, 30% होगा। क्या होगा, 30% होगा, किसका, एनएवी का। अच्छा, क्या एनएवी कुछ है? अगर एनएवी ही हमारे पास जीरो है तो उसका 30% कुछ लगेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगेगा, जीरो ही आएगी एनएवी भी। तो इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में कुछ भी नहीं। अब आई मेन चीज, और मेन चीज जबरदस्त, क्या, अंडर, अगले पेज पे करते हैं, अंडर सेक्शन 24B, किसका, इंटरेस्ट ऑन लोन का। किसका, इंटरेस्ट ऑन लोन का। आपने घर बनाने के लिए कुछ लोन लिया, आपने घर बनाने के लिए कुछ लोन लिया, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा 3,60,000 आ रहा था, 72,000 पर ईयर हमें पे करना पड़ रहा था। हमें उसके रिगार्डिंग साथ साथ पोस्ट की भी 1,20,000 की हमें क्या मिल गई, प्लस करके दोनों का क्या मिल गया, हमें डिडक्शन मिल गया एवरी ईयर अप टू 5 ईयर्स तक का। ओके सर, ठीक है। अब जो डिडक्शन है वो डिडक्शन मिलेगा कैसे कैसे, तो हमें ना दो तरह की जो कंडीशंस हैं उसको उन्हें सेटिस्फाई करना होगा। कंडीशंस कौन कौन सी हैं? एक तो ये कंडीशन, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपने जो प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है या कंस्ट्रक्ट किया है, या तो आपने क्या किया है, एक्वायर की है, या फिर आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट की है, ये आपकी 1999 1 अप्रैल 1999 से पहले 1990 के बाद अगर होता है, 1990 के बाद होता है तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख रुपीस का मिलेगा। कितने का मिलेगा, 2 लाख का मिलेगा। लेकिन अगर, ये मैं लिखता हूं आफ्टर वाले केस में, लेकिन अगर बिफोर है 1999 1 अप्रैल 1999 से अगर पहले आपका घर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं या फिर कोई भी घर आप एक्वायर कर लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज का क्लेम करने को मिलेगा, डिडक्शन मिलेगी आपको। क्लियर है? पहली कंडीशन तो है ये। पहली कंडीशन कौन सी है, ये एक्वायर और कंस्ट्रक्ट करते हैं 1 अप्रैल 1999 से पहले तो 30,000, बाद में तो 2 लाख रुपीज। ओके, अगर कोई प्रॉपर्टी पे आपने लोन लिया है, अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी पे आपने लोन लिया है और उस लोन के जरिए आप अपने घर को 5 साल के अंदर अंदर, 5 इयर्स के अंदर अंदर आप क्या कर लेते हैं, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको 2 लाख रुपीस की क्या मिलेगी, 2 लाख रुपीस की डिडक्शन से यहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। अगर आपको 5 साल से अंदर अंदर नहीं करते हैं तो 2 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो आपको क्या मिलेगी, 30,000 की मिलेगी। अगर विद इन 5 इयर्स है तो 2 लाख, अगर मोर देन 5 इयर्स होगी तो 30,000। क्लियर है? इसके बाद लास्ट है, थर्ड कंडीशन ये है अपने पास कि अगर आपने कोई भी रिपेयर पे खर्चा किया, क्या किया है, रिपेयर पे खर्चा किया, रिपेयर के लिए लोन ले लिया, मतलब अगर आपने क्या किया, रिपेयर के लिए लोन ले लिया,
लोन लिया है तो आपको डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज की मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ध्यान रखिएगा, जेवी म्युनिसिपल टैक्स और आपका जो एनएवी है वो कैसा होगा, नील होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी नील होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा जो दूसरी डिडक्शन है हमारे पास अंडर सेक्शन 24B की, उसमें अगर एक्वायर और कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने 1999 के बाद या पहले, अगर बाद में किया है तो 2 लाख की, अगर पहले किया है तो 30,000 की, ठीक है। उसके अलावा लोन की बात करें तो लोन में क्या होगा, 5 ईयर के अंडर अगर आपने उस घर को कंप्लीट कर लिया है, कंस्ट्रक्ट कर लिया तो 2 लाख की रिडक्शन, अगर 5 साल के बाद किया है तो 30,000। और अगर आपने कोई लोन लिया है रिपेयर करवाने के लिए, घर को रिपेयर करवाने के लिए, तो कितने की रिडक्शन मिलेगी आपको, 30,000 की रिडक्शन मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कितने की, 30,000 की रिडक्शन मिलेगी। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो आएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी से, जो आपकी इनकम हुई है वो वाली चीज। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस है अपने पास सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब आपने ये लिख सकता हूं मैं इसको पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है कि आपने 6 महीने के लिए आप मान लो घर पे रहते हैं, 2 महीने के लिए नहीं रहते, 4 महीने के लिए फिर रहते, इस तरह करके अगर आप रहते हैं, मतलब कुछ मंथ रहते हैं कुछ मंथ नहीं रहते, आपने क्या किया, पार्टली है, कुछ मंथ आप लेट आउट कर देते हैं, किराए पे चढ़ा देते हैं, और कुछ मंथ आप खुद ही उस घर में रहते हैं। तो सारा का सारा प्रोसीजर, जो भी ऑल प्रोसीजर होगा कौन सा, ऑल प्रोसीजर सेम एज लेट आउट। जो भी हमने लेट आउट वाला किया, सबसे पहला वाला किया, कौन सा किया कि हमने देखना है जेवी कितना है, फिर उसमें से हमने म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है, फिर अपने पास एनएवी आएगा, फिर इसमें से हमने डिडक्शन माइनस करनी है, पहली कौन सी 30% की, और उसके बाद दूसरी कौन सी नो लिमिट वाली, नो लिमिट बोले तो अंडर सेक्शन 24B की, वो हमने माइनस कर देनी है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब हमें मान के चलना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, लेट आउट किया है, तो हम सारा का सारा प्रोसीजर कौन सा लेके चलेंगे, लेट आउट वाला। क्लियर है? यह है थर्ड। और उसके बाद अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ कौन सा है, डीम्ड टू बी लेट आउट। हम मान लेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर हैं तो हम आपके सिर्फ 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, बाकी जितने भी घर होंगे उन्हें डीम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे। तो डीम्ड टू बी लेट आउट के केस में हम क्या करेंगे, 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी को लेट आउट मानेंगे। सिंपल सा उसमें भी वही चीज करेंगे, पहले अपने पास जेबी कैलकुलेट होगी, उसमें से हम लोग म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे, अपने पास आएगी एनएवी, फिर हम माइनस करेंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग नो लिमिट वाली बोल तो अंडर सेक्शन 24B वाली। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें से लॉस हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो भी आपके पास अमाउंट निकल कर आएगा वो क्या होगी, आपकी एक्चुअल इनकम फ्रॉम द लेट आउट प्रॉपर्टी या एक्चुअल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है जी? ये है आपका पूरा प्रॉपर हाउस प्रॉपर्टी का। इसके अलावा कुछ एक हल्की फुल्की थ्योरी है जो इसमें मैं आपको पीपीटी सेंड करूंगा, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। इसमें ये डिरेक्शन थी, ये था, इसके बाद ये वाली जो 3 चीजें हैं ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि आपको बुकिश लैंग्वेज समझ में आ जाए। मेन जो है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला मैंने अभी तक नहीं करवाया, ये देख लेना, हल्का है, कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। उसके बाद ये सारा मैंने करवा दिया आपको, 30,000 एनएवी अंडर सेक्शन 24A का 30,000, 24B का फुल्ली अलाउड बोल तो नो लिमिट। फिर उसमें मैक्सिमम 1999 वाला करवा दिया है आपको, दोनों का दोनों 5 साल वाला भी करवा दिया, 30,000 और 2 लाख तक का। तो ये आपका पूरा चार्ट देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और भी चीजें हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लगभग सेम है, तो आप ये हल्का पढ़ लेना, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए, हाउस प्रॉपर्टी में कोई इशू है तो बताइएगा, अदरवाइज फिर खत्म करें।